अब हम लोग शुरू करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सॉइल को डिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। डिफॉर्म करने का मतलब हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कोई सॉइल मास है आपके पास, मान लीजिए किसी साइड से सॉइल मास आप उठा के लेके आए, उस सॉइल में वाटर कंटेंट की प्रेजेंस होने की वजह से उसका डिफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। हम लोग समझ रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का मतलब ये है कि हाउ कैन इजी, यानी कितनी इजी वे में सॉइल डिफॉर्म होती है, कैसे, किसकी प्रेजेंस में, वो चीज हम देखते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बेटा कि रिलेटिव इजी विद विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसके तहत कोई भी सॉइल मास जिसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो वो डिफॉर्म हो जाए, यानी कि एक शेप से दूसरे शेप में चेंज हो जाए। जैसे कि हम लोग इस तरीके से इसको समझते हैं कि कोई सॉइल मास है, हमने उसमें वाटर प्रेजेंट कर दिया, उसमें वाटर मिक्स कर दिया। जब उसमें वाटर मिक्स किया तो वो लिक्विड फाइव में चेंज हो गया, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। लिक्विड स्टेट में इतना पानी कि जैसे हम स्टार्टिंग से अगर लें तो मान लीजिए कोई सॉइल मास में हमने वाटर ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा प्लास्टिक स्टेट का मतलब जैसे कोई गीली मिट्टी हो और उसको आप लोड अप्लाई करके उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे शेप में चेंज कर सकते हो, तो वो प्लास्टिक स्टेट हो गई। अब इसी सॉइल मास में अगर हमने मोर वाटर और ऐड कर दिया, इसी भी सॉइल मास में हमने वाटर और ऐड कर दिया, तो उस कंडीशन में जब वाटर ऐड कर देंगे तो उस सॉइल का वो फ्लो की कंडीशन में आ जाएगी, वो वाटर के साथ में फ्लो करने लगेगी। इतना वाटर ऐड करते हैं कि जो सॉइल मास के कण हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए कोई एक्सटर्नल लोड लगाने की जरूरत ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमारी ये सॉइल आ जाएगी लिक्विड स्टेट में। बेटा ये सॉइल आ जाएगी हमारी लिक्विड स्टेट में। अगर हम इस सॉइल मास में वाटर और ऐड कर दें तो वाटर जब हम और ऐड कर देंगे तो ये सस्पेंशन में आ जाएगी। सस्पेंशन मतलब कि ये जो सॉइल मास है, वो सॉइल मास जब हमने वाटर में डाला तो जैसे हम लोग स्टोक्स लॉ में पढ़े थे कि किसी भी कंटेनर में अगर हम सॉइल मास, किसी भी कंटेनर है इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें हम कोई सॉइल का कोई भी, मान लीजिए सॉइल इतना मास इसमें हमने प्लेस कर दिया, तो सॉइल जो इसमें सेटल्ड होगा वो सस्पेंशन वे में सेटल्ड होगा, धीरे धीरे करके पार्टिकल नीचे इसमें आके नीचे सेटल हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम इसमें और वाटर ऐड कर देंगे तो ये सॉइल सस्पेंशन में आ जाएगी। वाटर के जो सॉइल के पार्टिकल है वो वाटर के अंदर फ्रीली मूव करने लगेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, तो वो सस्पेंशन के केस में आ जाएगी। तो कहने का मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है हमारे कि हम किसी सॉइल को डिफॉर्म कैसे करें, कितने आसानी से सॉइल डिफॉर्म हो जाए। और डिफॉर्म होने की एक ही कंडीशन है कि अगर हम सॉइल में लोड अप्लाई कर दें और उसमें वाटर कंटेंट मिला दें, तो वो क्या है प्रोसेस है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सॉइल हमारी चेंज हो जाती है। कैसे, इस लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट, ये कैसे चेंज होती है, इस चीज को हम सॉइल का पूरा जो बिहेवियर है वाटर कंटेंट की प्रेजेंस में, उसको हम लोग इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए कैसे, कोई सॉइल पार्टिकल है, कोई सॉइल मास है, मान लीजिए आप किसी ग्राउंड से मिट्टी लेकर आए, मिट्टी आपकी ये है, मान लीजिए आप ये सॉइल मास उठा के ले गया है। अब इस सॉइल मास पे आपको कंसिस्टेंसी मेजर करना है, तो इस सॉइल मास में हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। इसमें वाटर फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया क्या? वाटर फिल कर दिया। वाटर ये इस तरीके से जो भी डॉट डॉट में दिखा रहा हूं ये वाटर है। जब हमने इसमें वाटर फिल कर दिया तो ये लिक्विड स्टेट, फिर सस्पेंशन स्टेट, हमने इसमें और वाटर ऐड कर दिया तो ये सस्पेंशन स्टेट में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसको फ्रीली छोड़ दिया, नॉर्मली छोड़ दिया। जब छोड़ दिया गया तो सबसे पहले ये लिक्विड स्टेट में आएगा। लिक्विड स्टेट वो स्टेट होती है द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का मतलब सॉइल फ्रीली फ्लो करने की स्थिति में हो। ये वो वाटर कंटेंट है जिस वाटर कंटेंट में वो सॉइल हमारी वाटर के साथ फ्लो करने के
एलिजिबल हो, यानी कि वाटर के साथ में फ्लो कर जाए सॉइल हमारी, ठीक है ना। यानी कि किसी भी मिट्टी में आप इतना पानी मिला दो कि वो पानी के साथ में मिट्टी बहने लगे, जैसे नदी के किनारे आप देखते हैं बाढ़ के साथ मिट्टी चली आती है, तो ऐसे ही यही कंडीशन है कि किसी भी सॉइल मास में आपने इतना वाटर मिला दिया कि वो फ्रीली मूव करने की कंडीशन में आ जाए, तो वो हो गई बेटा आपकी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट इट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन फ्लो विद द वाटर, वाटर के साथ में सॉइल आपकी फ्लो कर जाए, दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। अब जब लिक्विड स्टेट से हम लोग आगे चलेंगे तो प्लास्टिक स्टेट आती है। कहने का मतलब जैसे ही हम इसमें वाटर कंटेंट की मात्रा कम हुई, वाटर कंटेंट की मात्रा कम हुई, तो वो एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिसमें आप प्लास्टिक स्टेट, इसमें लोड अप्लाई जब करेंगे तब सॉइल का शेप आपका चेंज कर सकते हैं। जब आपने लोड अप्लाई किया तो आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक स्टेट से आ जाएगी सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट। एक एक टर्म को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी मैं बेसिक बिल्कुल रिव्यू दे रहा हूं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। सेमी सॉलिड प्लास्टिक स्टेट के बाद में आती है आपकी सेमी सॉलिड स्टेट। तो सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि अब सॉइल, अगर हमने किसी भी सॉइल पे लोड अप्लाई किया, अगर हमने किसी भी सॉइल में लोड अप्लाई किया तो वो डिफॉर्म तो हो जाएगी लेकिन क्रैक्स आ जाएंगे उस सॉइल में। क्या आ जाएंगे? क्रैक्स आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सेमी सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट ऐसी होती है कि उस स्टेट में आपका जो सॉइल मास है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, उसमें लोड अप्लाई करने के बाद में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ये आपका Vd, ये है आपका Vp और ये है आपका Vl। यानी कि जब वाटर कंटेंट आप लिक्विड स्टेट में था तब उसका वॉल्यूम Vl था, जब उसका वाटर कंटेंट Wp प्लास्टिक स्टेट में आया तब उसका वॉल्यूम Vp हो गया। जैसे जैसे वाटर कंटेंट डिक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका सॉइल का वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। अब वाटर कंटेंट आपका आ गया W, यानी इसको बोलते हैं हम लोग श्रिंकेज लिमिट। अब इसके बाद में आपका हो गया, जो आपका वॉल्यूम हो गया वो Vd हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है आपकी कंसिस्टेंसी में जो आपको समझना है फेज डायग्राम की सहायता से। आगे हम लोग चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब किसी सॉइल मास में, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए, जब सॉइल मास में हमने वाटर मिला दिया तो वाटर मिलाने के बाद में कुछ इस तरीके से ये घटनाएं घटती हैं, कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस होता है जिसके तहत हम लोग इसके ग्राफ की सहायता से हम इसको पूरा समझते हैं। यानी कि वाई डायरेक्शन में चेंज इन वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है इस पूरे सॉइल मास में, और एक्स डायरेक्शन में हमने परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट, यानी कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट डिक्रीमेंट होगा वैसे वैसे वॉल्यूम का भी डिक्रीमेंट होगा, वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट डिक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस कंसिस्टेंसी चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट की तो या कंसिस्टेंसी की, तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी किसके लिए रिप्रेजेंट करती है? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। अब देखिए क्यों फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब देखिए क्यों, फॉर फाइन ग्रेन सॉइल किसके लिए यूज करते हैं? फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। अब फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अब देखिए मान लीजिए कोई सॉइल मास है और ये भी कोई सॉइल मास है, तो अब जब ये सॉइल मास है, फाइन ग्रेन सॉइल के पार्टिकल हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसके स्मॉल हैं, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? स्मॉल हैं। और अगर हम कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या हैं? लार्ज हैं। इसके पार्टिकल का साइज क्या है? ये लार्ज है। जब लार्ज साइज के पार्टिकल होंगे तो जो नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे, जो नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे वो लेस होंगे। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ voids are less than number of fine grained soil. This is called coarse grained soil. COA, coarse grained soil. कोर्स ग्रेन है। और ये कैसी है आपकी? जिसमें स्मॉल पार्टिकल हैं, ये है आपकी फाइन ग्रेन्ड। ये कैसी है आपकी? फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन। ये फाइन ग्रेन सॉइल है। और ये कैसी है? कोर्स ग्रेन। तो जब इस फाइन ग्रेन में है तो नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होंगे? मोर। नंबर ऑफ वॉइड्स विल बी मोर। नंबर ऑफ वॉइड्स ये ज्यादा होंगे और इसमें क्या होंगे? ये कम होंगे। इसमें कम होंगे, इसमें ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होंगे तो इसमें वाटर की प्रेजेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में?
कोर्स ग्रेन के कंपैरिजन में वाटर की प्रेजेंस इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब इसमें वाटर की प्रेजेंस ज्यादा होगी तो इट कैन, ये ज्यादा वाटर कंटेंट के साथ में आपका बिहेवियर रिप्रेजेंट कर पाएगा, वाटर कंटेंट के साथ में ये ज्यादा बिहेवियर रिप्रेजेंट कर पाएगा अपना। तो एज इट डिनोट्स द डिग्री ऑफ फर्मनेस, डिग्री ऑफ फर्मनेस का मतलब कि कोई सॉइल कितनी रिजिड है, रिजिड होने के बाद में जैसे वो रिप्रेजेंट कर पाएगा किसमें, फाइन ग्रेन सॉइल में, क्योंकि इसके बीच में वाटर रुक पाएगा। इसमें वर्ड्स ज्यादा बड़े बड़े हैं, इससे वाटर एस्केप आउट हो जाएगा। एस्केप आउट का मतलब इसके जो छिद्रित स्थान है उनसे वाटर बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल को यूज नहीं करते हैं, हम लोग जो छोटे साइज का पार्टिकल का सॉइल है हम लोग उसी को यूज करते हैं। जो छोटे साइज का पार्टिकल का सॉइल रहेगा उसमें वाटर की जो कोहेशन होगा, वाटर का जो कोहेशन होगा पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा होगा, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और इस केस में क्या होगा कि इसमें कोहेशन कम हो जाता है, जब कोहेशन कम हो जाता है तो इससे वाटर एस्केप आउट हो जाएगा बाहर। इसलिए हम लोग इसको फाइन ग्रेन सॉइल यूज करते हैं। फर्मनेस ऑफ द सॉइल विच में बी टर्म्ड एज सॉफ्ट कह सकते हैं, स्टिफ कह सकते हैं या हार्ड कह सकते हैं। ये तीनों कंडीशंस हमारी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही यूज होंगी। किसके लिए यूज होंगी, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही यूज होंगी। अब देखिए, अब इस सॉइल में जब हमने पानी मिलाया, कोई भी सॉइल सैंपल हमने ले लिया, कोई भी सॉइल सैंपल ले लिया, उस सॉइल सैंपल में जब हमने वाटर मिक्स कर दिया तो उस वाटर मिक्सिंग के समय पे उस सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेंज होंगी, उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो उस प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं। उस सॉइल की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को हम लोग कैसे देखते हैं और समझते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। कि देखिए, मान लीजिए ये कोई सॉइल मास है, ये कोई सॉइल मास है, आप किसी ग्राउंड से मिट्टी लेके आए हैं, उस मिट्टी पे आपने मिक्स किया वाटर, उस मिट्टी पे आपने मिक्स किया वाटर। तो जब वाटर मिक्स कर दिया, इतना ज्यादा वाटर मिक्स कर दिया कि लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट का मतलब इट कैन फ्लो विद द वाटर, यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो वाटर यानी पानी के साथ बह सकते हैं। इतना पानी हमने इस सॉइल में मिला दिया। जब सॉइल में पानी हमने मिला दिया तो ये फ्लो कर सकता है वाटर के साथ में, ये वाटर के साथ में फ्लो करता है। तो अब देखिए कि ये है आपकी लिक्विड स्टेट, ये आपकी प्लास्टिक, सेमी सॉलिड और सॉलिड। कि जैसे मैंने आपको उसमें ग्राफ में बताया था, उसी स्टेट को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। कि सबसे पहले इस सॉइल मास, ये जो सॉइल मास होगी, जब पानी पूरा ज्यादा होगा कि सॉइल के पार्टिकल्स बह पाए, जैसे नदी की कंडीशन में नदी के पानी के साथ में सॉइल उसके पार्टिकल बह जाते हैं, तो वो होगी आपकी लिक्विड स्टेट। कौन सी होगी, लिक्विड स्टेट। फिर होती है आपकी प्लास्टिक स्टेट। कौन सी होती है, प्लास्टिक स्टेट। फिर होती है आपकी सेमी सॉलिड स्टेट और होती है सॉलिड स्टेट। इन सारी चीजों को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है 2 मिनट पहले। मैंने इन सारी चीजों को, 3 से 4 चीजों को, सारी चीजों को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। कैसे कि लिक्विड स्टेट वो स्टेट है कि हम उस सॉइल मास में इतना वाटर मिला दें कि वो पानी की तरह बहे। इसके बाद आती है प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट वो स्टेट है कि जब हम सॉइल का वॉल्यूम, शेप चेंज करना है तो हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे। जैसे आप गीली मिट्टी के खिलौने बनाते हो, तो गीली मिट्टी के खिलौने को जैसे ही आप उसको शेप चेंज कर देते हो, वैसे ही उसी शेप में वो गीली मिट्टी आपकी शेप गेन कर लेती है। जिस शेप में आप चाहते हो उसी शेप में आप उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हो और वैसा ही वो शेप गेन कर लेती है। अब सेमी सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि उस केस में आप सॉइल मास में लोड लगाओगे तो उसका शेप तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉइल पार्टिकल्स में क्रैक्स आ जाएंगे। जो सॉइल्स रहती है वो क्रैक्स आ जाएंगे। फिर होती है एक सॉलिड स्टेट। इस केस में आपका वाटर पूरा एस्केप आउट हो जाता है। वो वाटर कितना हो जाता है, बिल्कुल बाहर हो जाता है। तो अब देखिए बेटा, कंसिस्टेंसी। अब देखिए इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ये देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल इन 4 स्टेजेस, यानी कि लिक्विड स्टेट हो गई, और अब देखिए सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये तीनों मैंने आपको डिफाइन कर दी हैं कि क्या क्या होती है इस कंडीशन। कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल इज रिलेटेड टू इट्स वाटर कंटेंट,
यानी कि जो सॉइल की कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का मतलब किसी सॉइल को हम कैसे डिफॉर्म कर सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, वाटर कंटेंट पे। वाटर कंटेंट का मतलब कि उस सॉइल मास में कितना वाटर प्रेजेंट है, उस सॉइल मास की जो वॉइड है, उस वॉइड में कितना पानी प्रेजेंट है, कितना पानी प्रेजेंट है, कंसिस्टेंसी इस बात पे डिपेंड करती है किसी भी सॉइल मास में। इज इट क्लियर? एंड द वाटर contained at which soil passes from one state of consistency to another is termed as consistency limit। consistency limit का मतलब क्या होता है? limit का मतलब एक सीमा, वो सीमा, वो बाउंड्री जिस बाउंड्री के बाद में वो बाउंड्री जिस बाउंड्री में वाटर एक स्टेज, यानी कि जो सॉइल है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आ जाए, वो बाउंड्री जिसमें वो वाटर कंटेंट जिसकी हेल्प से जो सॉइल है वो एक स्टेज से निकलकर दूसरे स्टेट में चला है। कैसे हो जाएगा? इस कंडीशन में मान लीजिए हमारा कोई सॉइल मास है, उसमें हमारा इतना वाटर प्रेजेंट है कि वो पानी के साथ बह सकती है सॉइल के कण, लेकिन जो दूसरी स्टेज है उस स्टेज में हमारा क्या आ गया कि सॉइल पार्टिकल से पानी इतना निकल गया इस कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन में वाटर क्या है, मोर वाटर जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो मोर वाटर है, मोर वाटर। और इस कंडीशन में क्या है, लेस वाटर। इसके कंपैरिजन में ये लेस वाटर है, तो यानी कि कुछ वाटर इससे एस्केप आउट हो गया। इस कंडीशन के कंपैरिजन में यहाँ वाटर कम है, तो यहां से पानी जब बाहर निकल गया तब वो प्लास्टिक स्टेट में आ गया। किस में आ गया? प्लास्टिक स्टेट में। तो ये कंसिस्टेंसी वो लिमिट है, कंसिस्टेंसी लिमिट वो बाउंड्री है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देती है सॉइल को, यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चेंज कर देती है। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी लिमिट, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी लिमिट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिक्विड लिमिट। अब देखिए हमने बात करी जितनी भी अभी तक, उस बात को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, समझते हैं। अब जैसे लिक्विड लिमिट है, तो लिक्विड लिमिट का मतलब ये होता है कि अब किसी, मान लीजिए कोई सॉइल मास आप किसी ग्राउंड से लेके आए, आपका जहाँ घर बनना है वहाँ से आपने खुदाई की, वहाँ से मिट्टी उठा के ले आए, उस मिट्टी पे आपको लिक्विड लिमिट देखनी है कि इस सॉइल में लिक्विड लिमिट कितनी है, यानी कि कितना वाटर कंटेंट इसमें प्रेजेंट हो जाए कि ये सॉइल हमारा पानी की तरह बहने लगे। लिक्विड लिमिट को हम लोग WL से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड लिमिट को हम लोग WL से। W का मतलब होता है बेटा वाटर, और लिक्विड का मतलब ये L से, लिमिट का मतलब WL, लिक्विड का मतलब WL से ही ले लीजिए, लिक्विड का मतलब L से, और ये वाटर, W किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को। ये पूरी इस तरीके से कुछ कहानी है। तो अब हम इसको देखिए कैसे समझते हैं कि वाटर लिक्विड लिमिट क्या है। तो लिक्विड लिमिट इट इज डिफाइंड एज द, लिक्विड लिमिट का मतलब वह मिनिमम वाटर कंटेंट, वह कम से कम पानी जो सॉइल के वॉइड में प्रेजेंट हो और जिसकी सहायता से वो सॉइल बिल्कुल पानी की तरह बहने लगे। अगर मैं आपको बिल्कुल एक ब्रीफ मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्म में, एक जनरल वे में बात बताऊं, तो पानी की वह मात्रा जब किसी सॉइल में हम लोग मिला दें तो सॉइल पानी की तरह बहने लगे। अब देखिए इसको समझ लेते हैं डिफिनीशन के हिसाब से। देखिए कैसे है जरा, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट, पानी की वह कम से कम मात्रा, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच, जिस पर सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, सॉइल हमारी किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, ऑफ द कंसिस्टेंसी, लिक्विड स्टेट ऑफ द कंसिस्टेंसी, और इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज, इसको और दूसरा डिफाइन किया जा सकता है एज ए मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो। ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट, वो कम से कम पानी जो सॉइल के वॉइड में प्रेजेंट हो और जिसकी सहायता से पानी हमारा, मिट्टी हमारा पानी की तरह बहने लगे, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड लिमिट। अब मुझे लगता है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे लगता नहीं कि कोई कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस लिक्विड लिमिट की कंडीशन क्या है। ऑल द सॉइल एट लिक्विड लिमिट possesses सेम नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ। अगर लिक्विड लिमिट की स्टेज में जो शियर स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ का मतलब होता है, जैसे बेटा देखो समझ लीजिए,
शियर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि जी ये जैसे ये कोई सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो ये सॉइल पार्टिकल्स में अगर हम ऊपर से लोड लगाएं तो मतलब कि ये रेजिस्टेंस होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, कि जैसे 2.75 का अगर हमने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में एरिया में अगर हमने 2.7 का अगर हमने लोड लगाया, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इतना रेजिस्टेंस होगा, इतना बंधन इस तरीके से होगा कि ये टूटेंगे नहीं। शियर स्ट्रेंथ का मतलब ये शियरिंग इनके बीच में ये अपने आप को बांधे रखेंगे। अगर 2.7 से अगर हम लोगों ने ज्यादा लोड लगा दिया तो ये पार्टिकल्स अब ये वाला ऊपर वाला पार्टिकल्स नीचे चला आएगा, यानी कि ये पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इट इज द रेजिस्टेंस, शियर स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कब होता है? जब इसमें बाहरी एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो ये डिस्प्लेस होने से एक दूसरे को बचते हैं, यानी कि हम अपनी पोजीशन ना चेंज करें, हम एक जगह बंधे रखे रहें। अगर हम 2.7 से लोड एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो अब ये पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को खो देंगे। तो ये होती है आपकी शियर स्ट्रेंथ। तो 2.7 इट लिक्विड लिमिट के स्टेज में 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी शियर स्ट्रेंथ होती है। ये पूरा एक चैप्टर है आपका जो बहुत आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि सॉइल का जो फेल्योर होता है ना, वो सबसे बड़ा कारण यही है, शियर स्ट्रेंथ ही। सॉइल जैसे आपने हैवी बिल्डिंग बना दी, हैवी बिल्डिंग बनने के बाद में क्या होता है, जब उसमें लोड धीरे धीरे करके 1 माला बनाया, 2 माला बनाया, 3 फ्लोर बनाया, 4 फ्लोर बनाया, 5 फ्लोर बनाया, तो धीरे धीरे तो करके उसका लोड बढ़ ही रहा है। जब लोड बढ़ रहा है तो वो लोड किस पे अप्लाई हो रहा है? सॉइल पे ही अप्लाई हो रहा है। किसके थ्रू? फाउंडेशन के थ्रू। तो जब धीरे धीरे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कोई परफेक्टली सॉलिड मतलब कि सॉलिड स्टेट में सॉइल नहीं है, कहीं वर्ड उनके बीच में ज्यादा है, तो सब पार्टिकल्स धीरे धीरे करके एक दूसरे के नजदीक आएंगे, वर्ड उनके बीच में कम होता रहेगा। अगर कोई गीली मिट्टी है तो धीरे धीरे वाटर स्केप आउट होता रहेगा, उनके वर्ड से बाहर निकलता रहेगा। तो देखते हैं जनरली हम लोग जहाँ पे जैसे कोई नया इस तरीके के एरिया में आप घर बना दीजिए कि जैसे कि कोई नया हो और वहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉइल की फिलिंग नहीं हुई, नई फिलिंग की गई हो सॉइल की। आपने कोई घर बना दिया हो, वहाँ पे मिट्टी की भराई कराई गई हो, मिट्टी की पुरवाई बाद में कराई गई हो, मिट्टी वहाँ बाद में फिल कराई गई हो। अब अगर उस मकान में आप लोगों ने तुरंत एक कंस्ट्रक्शन कर दिया तो पक्का है कि आपका सॉइल में सेटलमेंट की वजह से फेल्योर होगा, आपकी दीवारों में क्रैक्स आ जाएंगे। आप लोगों ने दीवारों में क्रैक्स देखे नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं सॉइल की फेल्योर होने की वजह से ही है। सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है। तो हमारी जो वॉल है, दीवार है, वो सेटल्ड हो रही है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब सेटल्ड हो रही है, अब कोई दीवार, किसी दीवार के नीचे मिट्टी ज़्यादा कोलेप्सिबल है, यानी कि उसके में वर्ड ज़्यादा हैं, किसी दीवार के नीचे जो मिट्टी है वो हार्ड है, तो जिसमें जिसमें वर्ड है वो ज़्यादा सेटल हो गई और जिसके नीचे हार्ड सॉइल है वो कम सेटल हुई। तो इस वजह से दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं, आपके स्लैब में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है बिल्डिंग के फेल होने का या सेटलमेंट का। अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपको पूरी सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सारी चीजें आप सिविल का कोई भी वर्क करेंगे, चाहे हाईवे बनाएं, चाहे ब्रिज बनाएं, चाहे घर बनाएं, चाहे नहर बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, सारी चीजें मिट्टी में ही बनती हैं, धरती में ही बनती हैं, हवा में कोई चीज नहीं बनती है। अगर सिविल कंस्ट्रक्शन की अगर आप लोग बात करते हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आपकी पूरी सॉइल मैकेनिक्स में कि हम लोगों को कैसे चीजें एनालाइज करनी है। अब देखिए इस लिक्विड लिमिट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा इसकी कहानी सुन लीजिए। अब ये नेक्स्ट कहानी है, एक कहानी तो पूरी हुई। अब इस लिक्विड लिमिट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सॉइल में कितना पानी मिला दें कि वो फ्लो करने लगे, यानी कि वाटर के साथ में फ्लो करने लगे सॉइल पार्टिकल्स। तो अब देखिए जरा ये कहानी क्या है, इस कहानी को थोड़ा समझते हैं हम लोग, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा ये है, देखिए लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने का टूल, मशीन है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग अलग अलग टूल यूज करते हैं। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टूल यूज करते हैं। तो जरा समझ लीजिए ये पूरी मशीन क्या है। ये कटोरी टाइप की है, ये कटोरी टाइप की है
जो इससे जुड़ी हुई है। अब होता क्या है कि ये एक हैंडल टाइप का होता है। हैंडल, कभी कभी ये हैंडल होता है और जैसे ये मैकेनिकली चल रही है, इसमें एक मोटर लगा दी गई है, तो ये बार बार ये ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर उठती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर उठती है। जैसे कि इस तरीके से मैं ज्वाइंट कर दूं और ये बार बार जैसे ऊपर आए नीचे आए, ऊपर आए नीचे आए, इस तरीके से, मतलब कि ऊपर उठे 1 सेंटीमीटर, फिर नीचे डाउन, ऊपर उठे फिर नीचे डाउन, इस तरीके से ये बार बार होती है। कभी कभी इसमें मैनुअली भी इसको ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज ए, मान लीजिए कटोरी टाइप का है। मैं बिल्कुल एकदम एक नॉर्मल वे में सब सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज नई ना लगे, आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये इससे अटैच्ड है। अब ये अटैच्ड होने के बाद में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गीली मिट्टी लेते हैं जो 425 माइक्रोन साइज की सीव से छानी जाती है। ये एक सीव है, ये सीव है, मान लीजिए। इस सीव से जब इसको छाना गया 425 माइक्रोन की, तो जब इससे सीव को छाना गया, सीव से छानने के बाद में मिट्टी को हमने ले लिया, मान लीजिए 50 ग्राम मिट्टी ले ली हमने। 50 ग्राम मिट्टी को क्या किया हमने कि इसमें पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद में जब ये लिक्विड स्टेट में आ गई तो हमने इसको किस में भर दिया, इसमें फिल कर दिया। जब हमने इसको फिल कर दिया तो मान लीजिए W1 वाटर कंटेंट मिलाया, कुछ भी W1 वाटर कंटेंट मिलाया, इसको हमने कुछ भी मिला दिया, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम जो भी वाटर हमने मिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलाने के बाद में जब हमारी सॉइल मिट्टी गीली हो गई तो इसको उठा के हमने इसमें भर दिया। भरने के बाद में देखिए ये दो हैं, एक ASTM टूल है और एक ये कैसा ग्रांडे टूल है। ये अलग अलग साइंटिस्ट थे, इनका ये दोनों का अलग अलग टूल यूज हुए हैं। कैसा ग्रांडे भी है एक है और ये ASTM है। तो ये है जो ASTM टूल यूज होता है, ये है आपका ASTM टूल, ये ASTM टूल है। तो ASTM टूल जो यूज होता है वो सैंडी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? सैंडी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये जो सैंडी फाइन ग्रेन सॉइल होता है और जो कैसा ग्रांडे टूल होता है वो आपका नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है। ये नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो यूज होता है वो आपका होता है कैसा ग्रांडे टूल यूज्ड फॉर नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल। तो अब देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए डिटर्मिनेशन ऑफ ए लिक्विड लिमिट, यानी कि अगर लिक्विड लिमिट को हम डिटरमाइन करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम लोग समझते हैं। कैसे? इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच ए पार्ट ऑफ सॉइल कट बाई ग्रूव, ए पार्ट ऑफ सॉइल कट बाई ग्रूव। ग्रूव कौन सा है? ये दोनों ग्रूव हैं, ये दोनों ग्रूव हैं। कट बाई ग्रूव ऑफ ए स्टैंडर्ड डायमेंशन फ्लोज टुगेदर बाई ए डिस्टेंस ऑफ हाफ इंच, हाफ इंच अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लोज। अब कहने का मतलब यह है कि इस वाटर कंटेंट, इसमें हमने W1 वाटर कंटेंट मिलाया, इस 425 माइक्रोन की सीप से हमने छान लिया मिट्टी को। मिट्टी को छानने के बाद में हमने इसमें कुछ वाटर कंटेंट मिला दिया, मान लीजिए उसको W1 मान लिया, W1 मान लिया और इसमें हमने मिक्स करके जब मिट्टी गिल्ली हो गई तो इसमें हमने रख दिया। अब हम ASTM टूल ले लें चाहे कैसा ग्रांडे टूल ले लें, इन दोनों की सहायता से कैसा ग्रांडे टूल किस में लेंगे? जब हमारा नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल यूज होगी, और ASTM टूल यूज करेंगे तो सैंडी फाइन ग्रेन सॉइल यूज होगी। तो दोनों की कंडीशन में आपको पता चल जाएगा। और वो पता चलेगा कहाँ से? जब इस सीव से आप लोग इसको छानेंगे, इस सीव से जब छानेंगे तो इससे पता चल जाएगा ये नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होगा। ठीक है, तो जब हम छानेंगे, पानी भर दिया, इस मिट्टी भर दी, मिट्टी भरने के बाद में हम इससे मान लीजिए ये वाला टूल हमने यूज किया और इस वाले टूल से हमने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मिट्टी निकाल दी, इस तरीके से करके ऐसे मिट्टी हमने निकाल दी। जब मिट्टी इतनी बीच के निकल आई, अब हमने क्या किया, मशीन चालू किया, तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा, फिर नीचे गया, एक ब्लोज हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर अप हुआ, फिर डाउन गया, फिर दूसरा ब्लोज। इस तरीके से अगर हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज निकालें तो ये जो हाफ इंच का गैप है, जो ये हाफ इंच का गैप है, ये पूरा फिल हो जाना चाहिए। ये जो हाफ इंच का गैप है, इस तरीके से कुछ गैप बन जाता है, ये इस तरीके से कुछ गैप बन जाता है। जैसे देखिए, इसको देखिए, ये कुछ इस तरीके से गैप बन जाता है। अब ये धीरे धीरे करके ये इस तरीके से फिल हो जाए, ये पूरा फिल हो जाए, ये हाफ इंच का गैप
ये पूरा फिल हो जाए। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि हाँ ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज में इतने वाटर कंटेंट में हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जिस वाटर कंटेंट में 25 नंबर ऑफ ब्लोज हमने इसमें करें और ये हाफ इंच में पूरा फ्लो कर दे, ये पूरे गैप को भर दे, ये मिट्टी आके यहाँ पे बीच में इस गड्ढे में सेटल हो जाए, तो उस वाटर कंटेंट को नोट कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसकी सहायता से हम लोग वाटर लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कैसे, अब जब हमने इसको थोड़ा सा देख लीजिए इसको कि कैसे हमने इस तरीके से कई बार टेस्ट किया। एक बार W1 वाटर मिला दिया, मान लीजिए कुछ वाटर मिला दिया 10 ग्राम 20 ग्राम, दूसरी बार W2 ग्राम मिला दिया, तो उसकी सहायता से हम लोग अब इसमें ये फाइंड आउट करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच में, मॉइस्चर कंटेंट के बीच में और नंबर ऑफ ब्लोज के कंडीशन में, नंबर ऑफ ब्लोज के कंडीशन में। मान लीजिए जैसे W1 हमने वाटर कंटेंट मिलाया और उसने उस गैप को 22 ब्लोज में ही भर दिया, 22 बार अप डाउन करने में ही फिल कर दिया उस गैप को। अब हमने जैसे W2 वाटर कंटेंट मिलाया तो उस गैप को उसने 25 या 26 लगा दिए या 27 लगा दिए, 28 लगा दिए, 28 नंबर ऑफ ब्लोज लगाए, तब उस गैप को उसने फिल किया। तो उस कंडीशन में देखिए जरा कैसे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। ये गैप इस तरीके से होगा कि जैसे जैसे ये वाटर कंटेंट का गैप है और ये नंबर ऑफ ब्लोज का है, जैसे नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज हैं, तो जब ज्यादा नंबर संख्याएं होती हैं तो उसको हम लोग लॉग स्केल में ले लेते हैं, लॉग स्केल में ले लेते हैं। मान लीजिए 2 वाटर कंटेंट हमने डिसाइड किए, 2 वाटर कंटेंट हमने डिसाइड किए, वो कौन कौन से हैं, मान लीजिए W1 है। जब W1 वाटर कंटेंट था तब उसके नंबर ऑफ ब्लोज कितने थे, मान लीजिए इसको N2 लिख दीजिए, ठीक है ना। और जब W2 वाटर कंटेंट था, जब W2 वाटर कंटेंट था तो नंबर ऑफ ब्लोज कितने हो गए, N1। तो नंबर ऑफ ब्लोज जो भी हैं तो उसके बीच में हम लोग अगर एग्जैक्टली इस पूरे ग्राफ को एनालाइज करें तो ये जो ग्राफ है हमारा बेटा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो हमें बताएगा वो फ्लो इंडेक्स को बताएगा, यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ का स्लोप ऑफ ग्राफ। ये जो हम इसको अगर हम एनालिसिस करें तो स्लोप ऑफ ग्राफ इसके और इसके बीच में, तो स्लोप ऑफ ग्राफ बराबर होता है dy अपॉन dx। तो dy में कितना है बेटा, W1 माइनस W2, W1 माइनस W2, और इसमें क्या है log N2 माइनस log N1 माइनस log N1। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करना है तो देखिए थोड़ा सा कैसे और इसको बढ़िया से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं थोड़ा सा। अब ये W2, इसको हम ग्राफ को बोलते हैं बेटा फ्लो इंडेक्स IF, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IF से। तो W1 माइनस का है W2 अपॉन log N2 बाई N1, log N2 बाई N1, log N2 बाई N1। अब देखिए किसी ग्राफ के लिए जैसे नंबर ऑफ ब्लोज हैं, अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये ग्राफ ये हो गया और ये ग्राफ ये हो गया। अगर हम इसमें देखें तो मान लीजिए N1 ये है, यहाँ पे ये W1 है और यहाँ पे इसने इतना कवर किया, तो इसके नंबर ऑफ ब्लोज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे इस ग्राफ 1 के। और इस ग्राफ 2 के अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ 2 के नंबर ऑफ ब्लोज क्या होंगे, कम होंगे। ये जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं वो कम होंगे। ये मान लीजिए N1 है और ये मान लीजिए N2 है, मैंने टोटल को दिखाया। तो जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं N2 इज लेस देन N1, तो जिसका ये नंबर ऑफ ब्लोज कम होंगे उसका जो IF होगा वो क्या होगा, कम होगा। उसका जो IF होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो फ्लो इंडेक्स इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम दोबारा यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया। इसमें नंबर ऑफ ब्लोज कम है, इसमें नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा है। ये N1 है और ये N2 है। N1 यानी कि N2 इज लेस देन N1, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज कम है।
नंबर ऑफ ब्लोज कम है यानी कि उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही कम है। कहने का मतलब उसकी जो लिक्विड लिमिट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है यानी कि वीक सॉइल है, वो वीक सॉइल यानी कि उसमें वाटर कंटेंट की मात्रा कम है। अब सीधी सी बात है, आप इसमें ये देखिए कि जो ये आपकी ये ग्रूव बनी हुई है इस तरीके से, इसमें जो मिट्टी भरी हुई है, अब जब नंबर ऑफ ब्लोज आप उस पर कम अप्लाई करोगे, जब नंबर ऑफ ब्लोज उसमें आप कम अप्लाई करोगे यानी कि वो लिक्विड स्टेट में ज्यादा है, यानी कि शियर स्ट्रेंथ उसकी क्या है, कम है। अब जैसे जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा लगे यानी कि वो सॉइल कैसी है, रिजिड है, वो सॉइल कैसी है, रिजिड है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि फ्लो इंडेक्स जैसे जिसका भी बड़ा होगा, ये स्लोप जिसका बड़ा होगा, सीधी सी बात है कि वो सॉइल रिजिड है, ठीक है ना, वो जनरली मतलब कि इजीली डिफॉर्मेबल नहीं है, और जिसका स्लोप कम है वो इजीली डिफॉर्मेबल है। वो सॉइल कैसी है, वो इजीली डिफॉर्मेबल है, यानी कि उसमें जो शियर स्ट्रेंथ है वो कम है, वो जल्दी से फ्लो कर जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज कम लगेंगे। जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा होंगे वो सॉइल कैसी होगी, फर्म होगी, रिजिड होगी। अब ये देखिए फ्लो इंडेक्स को हम लोग यहाँ से इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि W1 माइनस W2 अपॉन log N2 बाई N1, log N2 बाई N1, यहाँ से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेस रहेगा आपका 10, ठीक है। कितना क्लियर हुआ आपको। अब ये देखिए प्लास्टिक लिमिट, एक नया टर्म आया आपको, प्लास्टिक लिमिट। अब ये प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट देखिए इसको समझते हैं क्या होती है ये। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इन द स्टेज ऑफ प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, यानी कि वो पानी की कम से कम मात्रा जिसमें सॉइल हमारी किस स्टेज में हो, प्लास्टिक स्टेज में हो। प्लास्टिक स्टेज का मतलब जैसे ये कोई गीली मिट्टी है बेटा, ये कोई गीली मिट्टी है, और इस गीली मिट्टी पे जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया, जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया तो इसको आप अपने डिजायर शेप में चेंज कर सकते हो। इसको हमने वायर के फॉर्म में चेंज करना चाहा, चेंज कर दिया। देखो इसमें एक लेंथ के फॉर्म में चेंज करना चाहा, चेंज हो गई है इस तरीके से, इसके फॉर्म में ये चेंज हो गई, इसमें रब कर दिया। अब इसके मतलब कि ये ब्रेक नहीं होगी प्लास्टिसिटी अगर प्लास्टिक लिमिट के अंडर में है। इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल बिगिंस क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू द थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर। अब देखिए एक चीज और भी है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट यानी कि वो पानी की वह कम से कम मात्रा जो किसी सॉइल में मिली हो और हमारी सॉइल को 3 mm डायामीटर के रोप में 3 mm डायमीटर के इस तरीके से वायर में फॉर्म में हम इसको चेंज कर पाए। 3 mm डायमीटर के वायर फॉर्म में अगर हम किसी सॉइल को चेंज कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसकी सहायता से हम किसी मिट्टी को, गीली मिट्टी को उठाएं और 3 mm डायमीटर तक उसको हम लोग क्या कर लें, एक वायर के फॉर्म में, एक धागे के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। तो हमारा वो वाटर कंटेंट जो सॉइल में मिला होगा दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WP से। अब प्लास्टिक लिमिट देखिए हर टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट हर टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग है। अगर ग्रेवल की बात करते हैं तो ग्रेवल हमारा मूव नहीं करेगा, ग्रेवल हमारा हो जाता है नॉन प्लास्टिक। ग्रेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेवल होता है हमारा नॉन प्लास्टिक। अगर हम लोग सैंड की बात करते हैं तो ये भी नॉन प्लास्टिक। सैंड में आप कितना भी पानी मिला दीजिए उसके वॉइड इतने बड़े बड़े होते हैं। इसके ग्रेवल के अगर वॉइड देखे जाएं, इसके पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें वाटर अगर फ्लो कराएंगे आप, सैंड ग्रेवल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेवल के पार्टिकल इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर उसमें आपने वाटर को अगर आपने फ्लो कराया तो वाटर उसके वॉइड से ही बाहर निकल जाएगा, वाटर उसके वॉइड से ही स्केप आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, उसमें रुकेगा ही नहीं। अगर हम लोग यही बात सैंड की करते हैं तो सैंड पार्टिकल्स का भी साइज इतना बड़ा होता है कि वाटर उसके वॉइड से स्केप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। सैंड के केस में भी सेम चीजें वही होती हैं। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं नेक्स्ट, ये ग्रेवल हो गया।
दूसरा हो गया हमारा सैंड। तो सैंड हमारा यानी कि ये प्रॉपर्टी जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है ना ही हमारी ग्रेवल में पाई जाएगी और ना ही हमारी सैंड में पाई जाएगी। सैंड ना ही हमारी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ग्रेवल में पाई जाएगी और ना ही ये प्रॉपर्टी हमारी सैंड में पाई जाएगी। तो किस में पाई जाएगी? जो सैंड से पार्टिकल छोटे हैं। कैसे? सैंड से पार्टिकल कौन से छोटे हैं? जिनका साइज 4.25 mm से लेस हो। 4.75 mm से लेस हो। 4.75 mm से लेस का मतलब जिसका पार्टिकल का साइज 0.075 mm हो या 2 माइक्रोन हो। 2 माइक्रोन से जितना भी पार्टिकल अगर जो छोटा होता है, 2 माइक्रोन से अगर किसी सॉइल का पार्टिकल छोटा है तो वो क्ले की स्टेज में आएगी, क्ले की बाउंड्री में आएगी, यानी कि वो क्ले कहलाएगी। अगर किसी पार्टिकल्स का साइज का रेंज कितना है? 2 माइक्रोन से किसके बीच में है? 0.075 mm के बीच में है उसका किसी भी पार्टिकल का साइज, तो वो आ जाएगी आपकी सिल्ट के केस में। तो सिल्ट के केस में आपका क्या होता है बेटा? 20 से 25% वाटर कंटेंट इसमें प्रेजेंट अगर होता है तो प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। एलुवियल सॉइल यानी कि क्ले, ये नदी के किनारे पर मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले डिस्कस कराई गई थी चीजें कि जो एलुवियल सॉइल होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है इन द बाउंड्री ऑफ रिवर बाउंड्री के पास में जो भी सॉइल पाई जाती है वो कहलाती है हमारी एलुवियल सॉइल। जो सॉइल वाटर के द्वारा बहाकर लाई गई है वो कहलाती है एलुवियल सॉइल, यानी कि पार्टिकल्स का साइज 2 माइक्रोन से जिसका कम होगा वो कहलाएगी क्ले। तो क्ले में कितना होता है? 20 से 25%। अगर हम लोग क्ले ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ब्लैक सॉइल में हाईली श्रिंकेज होती है। श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ती है और हाईली स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग का मतलब ज्यादा फूलती है। कहने का मतलब आपने खेतों में देखा होगा, खेतों में मोस्टली ये सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है मोस्टली खेतों में। जहां भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है उस सॉइल की आप प्रॉपर्टी आप उसमें देखेंगे कि अगर पानी आपने मिला दिया तो खूब फूल जाएगी वो, यानी कि स्वेलिंग का बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपने उसको पानी निकालना चाहा, उसको कंप्रेस कर दिया तो वो इतनी कंप्रेस हो जाएगी कि अपने जो ओरिजिनल जिस साइज में थी उससे भी कंप्रेस हो जाएगी। तो इस क्ले यानी ब्लैक सॉइल का एक बिहेवियर होता है कि वो हाईली कंप्रेसिबल भी होती है और हाईली स्वेलिंग नेचर की होती है। दोनों स्वभाव इस सॉइल में पाए जाते हैं और दोनों किस रेंज में पाए जाते हैं? हाईली होते हैं। हाईली एक्सपेंसिबल या स्वेलिंग नेचर के और हाईली श्रिंकेज नेचर की, दोनों नेचर इस सॉइल में पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल में। अगर इसमें वाटर कंटेंट की प्रेजेंस बात बताएं कि प्लास्टिसिटी किस लिमिट तक होती है, प्लास्टिक लिमिट कब तक होती है, तो ये 200 से 250% में जब होगी तो वो हमारी प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करेगी।